जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो आई है उसके लिए हमने स्टैटिक जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी और उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं वो सारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ वाला कॉलम है उसमें आपको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये समय बहुत कीमती है, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा और आप सब स्वस्थ रहें। आपका आने वाला समय जो भी हो वो आपका शुभ समय हो। आप अपने टारगेट को प्राप्त करें, आपकी अच्छी जॉब लगे, आपके अच्छे अंक आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न, रिपीट क्वेश्चन पहला, भारत में इरावदी डॉल्फिन किस झील में पाई जाती है? दोस्तों, इरावदी डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो ये खारे पानी की डॉल्फिन है और ये जो डॉल्फिन पाई जाती है भारत में वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन डी, चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। चिल्का झील जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा में है चिल्का झील। तो चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, चिल्का झील में पानी कहाँ से आता है? तो आप याद रखना, बंगाल की खाड़ी से पानी आता है। चिल्का झील का जो जल स्रोत है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत में इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील में पाई जाती है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है बूलर झील, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील। और बूलर झील को पानी कौन सी नदी देती है? आपका आंसर होगा झेलम। बूलर झील को जो पानी मिलता है वो झेलम नदी से मिलता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया? विश्व बास्केटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है ये भी। विश्व बास्केटबॉल दिवस, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर। क्लियर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था? दोस्तों, हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी जो है ना, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। क्लियर। तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फ्रांस इसका सही जवाब है। फ्रांस जो था 1954 में जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश बना था। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें फ्रांस के बारे में तो आप याद रखिएगा कि फ्रांस दुनिया में वो देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम जोन आते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जोन कौन से देश में आते हैं? फ्रांस में आते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस। और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस की मुद्रा का नाम यूरो है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, कनाडा से बात करें तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे रूस लिखा गया है, रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। तो आप याद रखें, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न, माई लैंड माई पीपल किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, माई लैंड माई पीपल जो आत्मकथा है ये हमें बतानी है किसकी है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, दलाई लामा। जो 14वें दलाई लामा है उनकी आत्मकथा का नाम है माई लैंड माई पीपल। क्या आपको पता है कि दलाई लामा की एक आत्मकथा और है, फ्रीडम इन एग्जाइल? फ्रीडम इन एग्जाइल। तो ये भी आप याद रखिएगा, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा की आत्मकथा है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर की आत्मकथा क्या? बेटिंग फॉर वीज़ा। बेटिंग फॉर वीज़ा अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बेटिंग फॉर वीज़ा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर। और अम्बेडकर की एक किताब और है, रिडल इन हिंदुज्म। रिडल इन हिंदुज्म। तो ये भी आप याद रखिएगा। हिंदुत्व की पहेली किसने लिखी है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था माई लैंड माई पीपल किसकी आत्मकथा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, दलाई लामा। 14वें दलाई लामा इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गिनी देश की राजधानी क्या है? दोस्तों, गिनी देश की राजधानी, गिनी ये आप देख रहे होंगे, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है गिनी। और इसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन डी, कोनाक्री। गिनी देश की राजधानी कोनाक्री है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सैन जोस किसकी है? कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। सैन जोस जो राजधानी है वो कोस्टा रिका की राजधानी है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न,
मैटर ऑफ डिस्कशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। दोस्तों मैटर ऑफ डिस्कशन की बात करें तो किसने लिखी है मैटर ऑफ डिस्कशन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मैटर ऑफ डिस्कशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, स्टार मार्क कर दिया है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्लियर दोस्तों? मैटर ऑफ डिस्कशन इंद्र कुमार गुजराल। मनमोहन सिंह की बात करें तो इनकी मतलब इनकी एक बुक है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया, तो ये भी आप याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। मैटर ऑफ डिस्कशन इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों विधायी प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम या जापान। विधायी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी बोरो किया गया है, तो ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या आपको पता है कि भारत में संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस होता है और भारत का जो संविधान है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में विधायी प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधान भवन में निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने बम फेंका था? दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को, ये डेट याद रखना, केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया वो किसने फेंका था? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली के केंद्रीय विधान भवन में बम फेंका गया था। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह की अगर हम बात करें तो भगत सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर वीजा, सॉरी वेटिंग फॉर वीजा नहीं, सॉरी, वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एन एथीस्ट किसकी आत्मकथा है? तो ये आप याद रखिएगा, वाई आई एम एथीस्ट, ये भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। और भगत सिंह जो है ना, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी भी दी गई थी। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों लाई हरोबा के बारे में बताना कि किस राज्य का त्योहार है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाई हरोबा आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर या उत्तराखंड। तो दोस्तों लाई हरोबा का मतलब है एक तरीके से कि भगवान का स्वागत के लिए होता है ये। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन मणिपुर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, लाई हरोबा मणिपुर का त्योहार है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लाई हरोबा मणिपुर। ठीक है दोस्तों मणिपुर कब बना था? वैसे अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मणिपुर की स्थापना कब हुई, तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी। ये आप याद रखिएगा, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को बना। और मणिपुर में ना एक झील भी है। कौन सी झील है? मणिपुर में जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। तो ये आप याद रखिएगा, लोकटक झील। और मणिपुर की लोकटक झील पर एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मणिपुर केबुल लामजाओ यहाँ पे नेशनल पार्क है और यहाँ का त्योहार है लाई हरोबा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सहकारी समितियां गठन करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होगा? दोस्तों सहकारी समितियों को गठन करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक कर्तव्य है।
तो ये कौन से आर्टिकल की मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो आप याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 97वां संविधान संशोधन। दोस्तों अगर हम बात करें संविधान संशोधन के बारे में, तो क्या आपको पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा गया है? प्रिtzker अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों प्रिtzker अवार्ड किसके लिए होता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अंकशास्त्र, चिकित्सा, वास्तुकला या संगीत। सही जवाब आपका कौन सा होगा? तो प्रिtzker अवार्ड ये वास्तुकला के लिए होता है, आर्किटेक्चर के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है। चिकित्सा की हम बात करें तो चिकित्सा में भारत में होता है आपका BC रॉय अवार्ड। BC रॉय अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC रॉय अवार्ड ये चिकित्सा के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और संगीत के लिए कौन सा होता है? संगीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध है ग्रैमी अवार्ड। तो ये आप याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है। अंकशास्त्र लिखा गया है यहाँ पे, अंकशास्त्र मतलब गणित, तो गणित के लिए मिलता है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार, तो ये आप याद रखें। आपसे पूछा गया प्रिtzker अवार्ड वास्तुकला के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, बरेली, लखनऊ या मेरठ। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी लखनऊ। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। और लखनऊ में आपको याद रखना है कौन सी नदी बहती है? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी। लखनऊ में गोमती नदी बहती है, ये भी आप याद रखिएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ था आपका? ये होगा आपका बरेली में। मेरठ में क्या है? मेरठ में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो मेरठ को उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी कहा जाता है। मेरठ को उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी कहा जाता है। वर्तमान में मेरठ एक कर्म भूमि है मेरी समय, तो मेरठ जो है इसको स्पोर्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। नौचंदी का मेला यहाँ बहुत फेमस है जो लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC इसको बोला जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश की राजधानी क्या है? देखो कॉन्गो नहीं पूछा गया है आपसे, DRC पूछा गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो DRC की अगर हम राजधानी देखें, कॉन्गो अलग देश है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये अलग देश है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है इसकी राजधानी, ऑप्शन जहाँ पे स्टार बनना है, राजधानी क्या है? किंशासा। तो ये आप याद है, पूरा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और इसकी राजधानी क्या है? ये आपकी किंशासा है। तो ये आपका सही जवाब क्या होगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी किंशासा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, किंशासा इसकी राजधानी है। अच्छा कैरो जो राजधानी है वो किस देश की राजधानी है? तो आप याद रखिएगा, कैरो जो राजधानी है वो है मिस्र की, इजिप्ट की राजधानी कैरो है। इजिप्ट की राजधानी कैरो है। गैबरोन किसकी है? बोत्सवाना जिसकी मुद्रा पुला है, तो बोत्सवाना की मुद्रा है पुला और इसकी राजधानी गैबरेन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश की राजधानी क्या है? किंशासा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, स्टार मार्क क्या है? तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िएगा फिर। तो DRC की राजधानी किंशासा है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? कहा गया है गुआरानी किस देश की मुद्रा है? दोस्तों गुआरानी किस देश की मुद्रा है हमें बताना है। आपके ऑप्शन है केनिया, हंगरी, रोमानिया या पैराग्वे। तो दोस्तों गुआरानी जो मुद्रा यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये जहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है पैराग्वे। तो गुआरानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो देश है पैराग्वे उसकी राजधानी है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है हंगरी, हंगरी की मुद्रा क्या है? हंगरी की मुद्रा है आपकी फॉरिंट। हंगरी की मुद्रा का नाम है फॉरिंट, तो ये भी आप याद रखिएगा। केनिया की मुद्रा है सिलिंग, ये आप याद रखिएगा।
रोमानिया की मुद्रा है लीव, लीव रोमानिया की मुद्रा है। पराग्वे की मुद्रा क्या है? गुआरानी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, गुआरानी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उसके मुख्यालय के साथ सही सुमेल नहीं किया गया है? अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा या सही मिलान किया गया है। विश्व सीमा शुल्क संगठन ब्रुसेल्स, ये भी सही मिलान किया गया है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ये भी सही मिलान किया गया। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्यालय काठमांडू, ये गलत है क्योंकि बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। तो ये आप याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये जेनेवा में है, विश्व सीमा शुल्क संगठन ब्रुसेल्स में है, और ओपेक का मुख्यालय वियना में है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार द्वारा कब 500 एवं, ये हाँ एवं कर लीजिए, में हो गया, 500 एवं 1000 के मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया था? तो दोस्तों, भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को कब बंद किया था? आपके ऑप्शन है 19 अगस्त 2016, 31 मार्च 2016, 8 नवंबर 2016 या 1 जुलाई 2017। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, विमुद्रीकरण कर दिया गया था। ये शब्द ध्यान रखना, विमुद्रीकरण को डिमोनेटाइजेशन भी कहा जाता है। और विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलन में लाई जाती है तो इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था आपका। तो ये आप याद रखें। क्लियर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे दोस्तों, भारत में 1 रुपये का नोट कौन छापता है? 1 रुपये का नोट कौन छापता है? क्या आरबीआई 1 रुपये का नोट छापती है? तो गलत जवाब होगा। ठीक है, 1 रुपये का नोट भारत सरकार छापती है, ये आप याद रखिएगा। भारत सरकार, और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के साइन भी होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का जो वित्त मंत्रालय है वो 1 रुपये का नोट छापता है, बाकी 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट आरबीआई छाप सकता है। तो आपसे पूछा गया था विमुद्रीकरण कब हुआ? जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। तो किस किस के बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है बाबर और महमूद लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और बहलोल लोदी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत जो जगह है हरियाणा में आती है और यमुना नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, पूछा जाता है। अच्छा, बाबर ने इसी युद्ध में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग भी किया था, ये भी आप याद रखें। क्या आपको पता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर की आत्मकथा है तुझु के बाबरी, तुझु के बाबरी। तो ये भी आप याद रखिएगा, तुझु के बाबरी, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा। क्लियर, तुझु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। यहाँ पे लिखा गया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वही शासक है जिसने आगरा को बसाया था। तो आगरा का फाउंडर कौन है? सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, इस्लामोफोबिया मतलब एक जो इस्लाम का डर बन चुका है ना, इस्लाम को लेकर लोगों के जो मन में विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो क्रूतियाँ हैं इस्लाम के प्रति, तो उन सब के लिए दिवस होता है इस्लामोफोबिया दिवस। और ये हर साल कब होता है? आपके ऑप्शन है 15 सितंबर, 10 दिसंबर, 19 नवंबर या 15 मार्च। तो इस्लामोफोबिया से निपटने का दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 15 मार्च। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, अहमदाबाद, नई दिल्ली या मुंबई। सही जवाब चंडीगढ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़ इसका आंसर नहीं है। इसका सही जवाब होगा, मुंबई भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जीएसटी परिषद जो है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत का वित्त मंत्री होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको,
जो जीएसटी परिषद है इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर होते हैं जीएसटी परिषद में। क्लियर दोस्तों? अच्छा दोस्तों, मैं अगर बात करूं क्या जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है? बिल्कुल, आप याद रखिएगा आर्टिकल 279 ए 279 ए में ये प्रावधान किया गया है कि जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, याद रखिएगा जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। क्लियर? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? तो दोस्तों आमार सोनार बांग्ला जो गीत है ये किसने लिखा? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, नरसिंह मेहता या बंकिम चंद्र चटर्जी। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दो देशों का राष्ट्रगान लिखा गया, एक अपने प्यारे भारत का लिखा गया और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा गया। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, द पोस्ट ऑफिस। द पोस्ट ऑफिस कहानी के लेखक कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी एक कहानी और आती है काबुली वाला। काबुली वाला, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी गीतांजलि आप जानते हैं, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल भी मिला था 1913 में साहित्य का। तो ये आप याद रखिएगा, आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत एक राज्य में विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन है 400, 550, 500 या 250। सही जवाब 550 तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 500 हो सकती है अधिकतम विधानसभा में सीटों की संख्या। ठीक है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500, ये आप याद रखिएगा। चलो आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में जो पहली विधानसभा लगी तो वो हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश की पहली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कब लगी थी। क्लियर? ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि किसी राज्य में विधानसभा सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है, याद रखिएगा। क्लियर? आप कमेंट लिख के बताइएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो पहला मतलब गठन हुआ, पहला विधानसभा बनी वो कब बनी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीएसटी की टैक्स स्लैब में कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों जीएसटी की 5 टैक्स स्लैब होती हैं, तो कौन सा शामिल नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, जीएसटी में सबसे पहला 0, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। ये जीएसटी की टैक्स स्लैब है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? 30%। 30% कर वाली जीएसटी की कोई भी स्लैब नहीं है। तो आप याद रखिएगा जीएसटी की 5 टैक्स स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, भारत में जीएसटी दिवस कब होता है? तो आप याद रखिएगा भारत में जीएसटी दिवस जो होता है वो 1 जुलाई को होता है। क्यों? क्योंकि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। क्लियर? याद रखिएगा, ऑप्शन हो गया इसका 30। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष अवध रियासत को डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो दोस्तों अवध रियासत को जो कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया गया था, तो वो कब मिलाया गया था? 1856 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, 1856 में। ठीक है, और ये कौन सी नीति थी इसकी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो थी उसके तहत ये मिलाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति डलहौजी की नीति थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 1856 इसका सही जवाब है। अवध रियासत ये लखनऊ अयोध्या के आसपास वाला क्षेत्र में शामिल थी। तो ये आप याद रखिए 1856। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो डलहौजी द्वारा अवध रियासत को कैप्चर किया गया था 1856 में। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लोसर जो त्योहार है ना, एक्चुअल में यहाँ इसके ऑप्शन ही नहीं है। एक ऑप्शन और ले लीजिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ है लद्दाख। तो लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लक्षद्वीप, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या लद्दाख? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ई, लद्दाख में ही मनाया जाता है लोसर उत्सव। ये बौद्ध धर्म का त्योहार है, ये आप याद रखिएगा। और लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और लेह कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे।
लद्दाख की राजधानी लेह कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों लद्दाख के बारे में आप याद रखें, यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है भोती, लद्दाख की भाषा है भोती, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। और लद्दाख में दुनिया मतलब भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। आपसे पूछा गया था लोसर त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? क्रोन, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो या डॉलर? सही जवाब है इसका यूरो, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही जवाब यूरो तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब डॉलर बिल्कुल नहीं है, इसका सही जवाब क्रोन भी नहीं है, सही जवाब पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम की जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग है, याद रखिएगा। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पाउंड स्टर्लिंग है। क्लियर, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 35 वर्ष राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 14 अप्रैल 1984, 6 अप्रैल 1980 या 6 मार्च 1980 या 1 जनवरी 1951। सही जवाब क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, कमेंट में लिखिएगा आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है, आप अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा। आरपीएफ की भर्ती भी आ गई है और जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं वो आरपीएफ के लिए भी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी, यूपी एसआई के लिए भी, सब में ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये सब में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा मत कहिएगा कि हमारा एग्जाम पुलिस का नहीं, हम तैयारी नहीं करेंगे। बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी बात को माइंड में रखिएगा कि जो इस मॉक टेस्ट में चीज़ें कराई जा रही हैं ये यूपीपी तक सीमित नहीं है। आप चाहे पीसीएस का प्रीलिम्स भी देंगे ना तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।